हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय एनसीईआरटी भूगोल क्लास 7 का चैप्टर 6 आज कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं और पीछे के सभी अध्याय एवं क्लास 6 के सभी चैप्टर को हमारे चैनल पर कंप्लीट करा दिया गया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज चैप्टर 6 को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 6 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश शीर्षक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से उष्ण एवं उपोष्ण से प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान से और अच्छे से हम समझेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्री कांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थीं। ये देखिए, ये हैं रेणुका और उसके फैमिली, उसके चाचा इस तरह से, ठीक है। तो रेणुका इस तस्वीरों में बहुत विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेश से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। ये देखिए, एक फैक्ट है। उसके बाद हम अमेजन बेसिन को समझेंगे। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह को याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो आप समझ सकते हैं अमेजन जो है क्यों नाम पड़ा था। इस वृत्तांत से, कहानी से आप समझ सकते हैं। चलिए, अमेजन बेसिन में जीवन, अमेजन को बहुत अमेजन बहुत आप सुने होंगे। आज इसको समझ लीजिए, अमेजन का पूरा निचोड़, पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा आज। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हमें मानचित्र जो अभी हमने बताया, ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। तो कर्क उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ होता है? तो ये कर्क एवं मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं, ठीक है। यानी कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर के बहती है। देखिए, तो ये आप समझ चुके होंगे अमेजन नदी कहाँ बहती है। तो अमेजन नदी भूमध्य रेखा के पास में, भूमध्य रेखा आपको फिर बता देते हैं। वैसे तो ये देखिए, ये बीचों बीच लाइन जो होती है 0 डिग्री, यही भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य माने बीचों बीच। अब यहाँ से 10 ऊपर और 10 नीचे, यह क्षेत्र जो होता है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है और इसी में अमेजन नदी बहती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में से कैसे पहुंचती है। ये पश्चिम के पर्वत से निकलती है और पूर्व के अंध महासागर में गिरती है। जिस स्थान में कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उस नदी का मुहाना कहते हैं। कोई नदी, मुहाना किसे कहते हैं? तो कोई नदी किसी अन्य जल राशि में जाके मिल जाती है तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं।
क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है? ये जो भूमध्य रेखा बताए, ये देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए ये वेनेजुएला, कोलंबिया, ये अमेजन नदी का, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी जो है, ये देखिए दक्षिण अमेरिका विश्व का देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्र है उसके ऊपरी क्षेत्र से भूमध्य रेखा जाती है और वहीं पर अमेजन नदी, ये देख सकते हैं आप, देखिए 0 डिग्री यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए 0 डिग्री यहीं से जो है भूमध्य रेखा है और यहीं से जो है अमेजन नदी भी 10 डिग्री उत्तर दक्षिण उष्ण कटिबंध 0 डिग्री, यही भूमध्य रेखा है। और तो भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र से गुजरती है, ठीक है। अब देखिए बोलिविया है, ये फिर आगे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना सबसे नीचे में पड़ता है, उरुग्वे भी है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन का क्षेत्र भी आपने देखा। चलिए अब जलवायु देखते हैं, यहाँ की जलवायु कैसे है। जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। ये देखिए वर्षावन के बारे में अब चलिए पढ़ लेते हैं। वर्षावन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 6.3 अमेजन का वन, यहाँ वर्षा अधिक होने से ये देखिए यही अमेजन का वन है। इस वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमिलायड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओं एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, सलाथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसे ही प्रजातियां हैं जिन इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, ये पूछ दिया जाए कि मांस खाने वाली कौन सी मछली है जो अमेजन बेसिन में पाई जाती है, तो मांस खाने वाली पिरान्या, इस मछली का नाम है पिरान्या। पिरान्या मछली कहाँ पाई जाती है, तो अमेजन बेसिन में। ये देखिए महाराज जी टैपोर यही है, टैपीर को देख रहे हैं आप, ये टैपीर हैं, ये सब अमेजन बेसिन में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। अब यहाँ के वर्षा वन के निवासियों के बारे में समझ लीजिए। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों को ध्यान रखती हैं एवं मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करती हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ इस लाइन को, कर्तन एवं दहन कृषि, ये कहाँ होता है, तो अमेजन बेसिन में होता है, कर्तन एवं दहन। और महिलाएं जो है खास तौर से अपनी साग सब्जियों से परिवार का पोषण करती हैं। तो कर्तन एवं दहन क्या है, तो कृषि पद्धति है, ध्यान रखिएगा, अमेजन बेसिन में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है। तो अमेजन बेसिन का जो मुख्य आहार देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसे कसावा भी कहते हैं। तो मुख्य आहार क्या है, ये कर्तन एवं दहन कृषि का प्रयोग के साथ साथ मुख्य आहार का नाम मेनियोक। मेनियोक क्या है, मुख्य आहार, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। मेनियोक कहाँ होता है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तो जमीन के अंदर आलू की तरह होती है। ठीक है,
ये चींटियों की रानी एवं अंडकोष भी खाते हैं। काफी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। यह छत तीव्र ढलान वाली होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। मलोका, मलोका क्या होता है? तो यह जो है अमेजन बेसिन में रहने वाले लोगों के लिए अपार्टमेंट है, घर है, मलोका नाम है उसका। मलोका क्या है? तो यह अमेजन बेसिन के लोगों का अपार्टमेंट या घर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। ये देखिए, वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, वनों का क्रमिक चित्र दिया गया है। अब यहाँ देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अब वहाँ तो आप अमेजन बेसिन देखे, अब भारत के देख लीजिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। 6.8 में देखिए, ये देखिए आपको 6.8 का फिगर यहाँ इंडिया के अभी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तब तक थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो है, यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। ये ध्यान रखिएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन जो है एक तो उत्तर में ही है, तो उत्तर में सिर्फ तो 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा के सहायक नदियां, तो ये देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों का नाम ढूंढ सकते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, बताया ना आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ देख लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी, ये दिखाया गया, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये भारत है, गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन। देखिए, ये पाकिस्तान, ठीक है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये ब्रह्मपुत्र निकलती हैं यहाँ से, देख रहे हैं, ये ऊपर से, और ये फिर, तो ये आपका स्थिति है, मैप से समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। चाप झील कहाँ पाई जाती हैं? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए जो अभी दिखाए, उन राज्यों का नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र की क्षेत्र का मुख्य फसल धान है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। 6.9 देख सकते हैं, आगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ आगे देख सकते हैं।
ये हम लोग आगे थोड़ा बढ़ गए, ये आप आ जाइए, ये आपका थोड़ा सा यहाँ, ये बेसिन। ठीक, यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। तो नकदी फसल कौन कौन होता है? गन्ना, जूट। मैदान के कुछ क्षेत्र में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि सिल्क, ये बिहार एवं असम राज्य में सिल्क के कीड़े से सिल्क का उत्पादन होता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ क्या साखू एवं पीपल, सागवान, ये कहाँ के कैसे पौधे हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, सागवान हो गया, साखू हो गया, पीपल, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ कहे जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। मैंग्रोव वन, डेल्टा क्षेत्र, ये पश्चिम बंगाल और कुछ उड़ीसा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये शंकुधारी कौन कौन? चीड़, देवदार एवं फर, ये शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ये उत्तराखंड में कहाँ कहाँ? उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में यहाँ चीड़, देवदार, फार जैसे शंकुधारी। और यहाँ आपको क्या बताया? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू और पीपल के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, वहाँ पर्णपाती हैं, और ये शंकुधारी, चीड़, देवदार, ये सिक्किम, उत्तराखंड और उत्तरांचल में। ठीक, ये देखिए चाय के बागानों में, असम के चाय बागान है जहाँ ये महिलाएं हैं। धान की कृषि के देखिए धान कैसे रोपाई होती है। ठीक, आगे एक फैक्ट था यहाँ देखिए क्या है, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी की विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का भी आप पता लगा सकते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102। ये फैक्ट है और सही भी है ये किताब। और इसलिए इस समय सबसे जनसंख्या घनत्व बिहार का राज्य का है, जबकि पहले पश्चिम बंगाल का था। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102, माने 1 वर्ग किलोमीटर में 1102 व्यक्ति रहते हैं। सेकंड स्थान पर पश्चिम बंगाल है 1029, उत्तराखंड का 189। ये तीसरा फैक्ट क्या है देख लीजिए। जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपने कक्षा में सजाएं, उन्हीं स्थानों का पता लगाएं जहां इनका निर्माण हुआ है। चलिए आगे अब देख लेते हैं। ये देखिए, ये फैक्ट है, थोड़ा सा इसको पहले देख लेते हैं। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। ये देखिए, ये मगरमच्छ है और ये वेदिका कृषि है। ये वेदिका कृषि है का नाम है। वेदिकाओं का निर्माण होता है ढलानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक, अब आगे चलते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि समान रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। एक सींग, ये खूब पूछता है, ये एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र के मैदान या असम में। एक सींग वाला गैंडा असम राज्य में या ब्रह्मपुत्र के मैदान में। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, माने डेल्टा क्षेत्र कहाँ बनता है? आप जानते हैं गंगा नदी का डेल्टा जो है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, और बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं।
रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। ठीक, ये देखिए एक सींग वाला गैंडा और ये मगर, और ये आपको दिखाए वेदिका कृषि। ये देखिए एक केस है, केस का अध्ययन आपको करा देते हैं। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हाइड्रिया मछलियों का भोजन बनाते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वहाँ इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने और खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन का कोई खतरा नहीं है। ये देखिए फैक्ट आप देख लीजिए, यहाँ कुछ है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डाल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सूसू अथवा अंधी डाल्फिन कहा जाता है। डाल्फिन कहाँ पाई जाती है? तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में, और स्थानीय भाषा में डाल्फिन को क्या कहा जाता है? सूसू। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। देखिए अंधी डाल्फिन, ये डाल्फिन बहुत प्रसिद्ध फेमस मछली है। अब देखिए यहाँ एक सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। ये पूछता है प्रश्न खूब कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर स्वच्छ भारत का शुरुआत हुआ था। ठीक, ये देखिए गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर कितना खूबसूरत है, देख रहे हैं ना, मज़ा आ जाएगा, जाइए घूम आइए। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को भी शुरू किया गया है। ये देखिए, अब चलिए यहाँ कुछ फैक्ट है, पढ़ लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर कस्बे स्थित इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों को गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात को सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग विकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। तो ये हुगली जो है कहाँ है? कोलकाता। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी की संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातियां संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। अब इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। अब ये प्रश्न है, यदि आप अच्छे से देख सकते हैं और इसे जो है आप समझ सकते हैं। देखिए, ये देखिए टूकन क्या है, आपको हमने पता अभी बहुत सारी चीज़ों को जो बताया उसको ध्यान रखिए। पूछता है कि ये क्या है, यहाँ देखिए आपको एक बार दिखा देते हैं, ये इसको ध्यान रखिएगा। ये आप जो है यहाँ ये कहाँ आपको हम पढ़ा रहे थे, ये चीज़ आपको फिर से एक बार जो सोच रहे हैं कि ध्यान दिला दें कि ये जो है ये वहाँ पढ़ा रहे थे कि ये चीज़ें जो हैं वहाँ ये ध्यान रखिएगा, जो कि हम फिर से आपको एक बार सोच रहे हैं वहाँ ले जा करके आपको मैंग्रोव वगैरह। देखिए, ये देखिए वन्य जीव,
ये देखिए, देख रहे हैं ना, बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव, हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर, ये सबको तो आप जानते हैं। एक सींग वाला गेंडा भी आपको बताए, बंगाल टाइगर भी बताए। रोहू क्या है? मछली है। रोहू, कतला एवं हिल्सा ये मछलियों की प्रजाति हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप ये कुछ जो है यहाँ आपको कहाँ चला गया जी, ये बहुत अच्छा वहाँ सब था। ये सींग वाला गेंडा तो आपको बता ही थे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हाँ, ये चीड़ दावेदार शंकुधारी पेड़ भी बताए थे। और चलिए उसमें से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। वो आप जो भी आपको जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट बताए हैं वहाँ आप देख लेंगे, तो आपके सभी प्रश्न जो है बन जाएंगे। ठीक, ओके। ये देखिए, ये महाशय जी को ये टैपीर है। अब टैपीर ये क्या है? तो टैपीर ये देखिए, आपको प्राणियों में बंदर, सलाथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी पाए जाते हैं, यही चीज है। ये देखिए, वर्षावन, टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पच्छत्ती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले भी उनका पक्षी हैं। टूकन क्या है? एक पक्षी है। गुंजन क्या है? पक्षी है। रंगीन क्या है? पक्षी है। मकाओ पक्षी है। इस प्रकार से इनका नाम ध्यान रखिए, पूछ देता है डायरेक्ट, जिससे अभी प्रश्न पूछ दिया था कि टूकन क्या है, गुंजन क्या है, रंगीन क्या है, यही चीज आपको बताना चाह रहे थे। तो इस तरह से इन लोगों को ध्यान रखिए। सलाथ क्या है? बंदर, चींटी खाने वाले। टैपूर भी, टैपूर क्या खाता है? टैपूर क्या खाता है? पूछ देगा कि बंदर को भी खा लेता है, सलाद को भी खा जाता है, चींटी को भी। ये देखिए महाशय जी को, यही है। तो टूकन यहाँ देखिए, टूकन का फिगर दिया है, इसलिए टूकन महत्वपूर्ण है। तो टूकन क्या है? एक पक्षी है। ये प्रश्न में नहीं पूछा था, जो अभी आपको हमने अभी दिखाया। ये अभी देखिए, सॉरी, ये टूकन, टूकन क्या है? तो ये देखिए, तीन पशु है, पक्षी है, तो टूकन पक्षी है। मैनियाक, अभी मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? मैनियाक, तो मैनियाक अभी हमने हमको बताया था, अमेजन, अमेजन का प्रमुख भोजन है। कोलकाता किस नदी के है? हुगली, अभी हमने बताया आपको। देखिए, देवदार एवं फर के बारे में बताया था, ये शंकुधारी वृक्ष है। पर्णपाती हमने बताया था, सागवान वगैरह, सोखू वगैरह। बंगाल टाइगर डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। इस तरह से यदि आप पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को हम इसीलिए कि टूकन वगैरह जो नाम मैनिया ये सब दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।